हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फैज साइंस सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए क्या देखेंगे, आज जो है 11th क्लास के वेक्टर पढ़ेंगे। 11th क्लास का एक फिजिक्स का टॉपिक है वेक्टर। हालांकि ये चैप्टर में ही पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी को समझना है कि पूरे फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से बनाना चाहते हैं तो विदाउट वेक्टर का आप नहीं बना सकते हैं। तो वेक्टर समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आज फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या वेक्टर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का क्या नीड है, वेक्टर का क्यों ज़रूरत पड़ा है, ये सब देखेंगे। देखिए क्या होता है फिजिक्स में जितने भी टर्म आप पढ़ते हैं, जो भी टर्म पढ़ते हैं, जैसे फोर्स पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, स्केलेशन पढ़ते हैं, मोमेंटम पढ़ते हैं, टॉर्क पढ़ते हैं, प्रेशर पढ़ते हैं, उसके बाद एनर्जी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, जितने भी टर्म है सभी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिक्स में जितने भी टर्म आप पढ़ते हैं सभी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमको इनिशियली फेज में देखा क्या गया, किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफाइन करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको जानना है, तो फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल और यूनिट के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कोई फिजिकल क्वांटिटी में इनिशियली फेज में क्या देखा गया, फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज मास को अगर आपको बताना हो, जैसे मास बताना है, शुगर 5 kg है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना होगा? फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे मास हुआ, तो मास को अगर बताना होता है उसका वैल्यू भी चाहिए और उसका यूनिट भी चाहिए जिसमें मास को मेजर किया जाता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इनिशियली फेज में बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए दो टर्म हमको जरूरत पड़ा। एक पड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू, एक पड़ा यूनिट। देखिए यहाँ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू लिखे n इंटू म्यू। यहाँ पे n बताता है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और u बताता है यूनिट। u बताता है क्या? यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो, जैसे मास हो, वेलोसिटी हो, मास हो, उसके बाद जो है डेंसिटी हो, वॉल्यूम हो, एरिया हो, सभी को किसके टर्म में? न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको मैग्नीट्यूड आप कहते हैं, और यूनिट जिस टर्म में उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, जिस स्केल में फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, उसको उसका यूनिट बोलते हैं। तो ये दो चीज़ ज़रूरत था। लेकिन बाद में क्या देखा गया? इनिशियली देखिए, जैसे ये शुगर है, शुगर का अगर हम मार्केट में गए शुगर खरीदने के लिए, चीनी लेने गए हैं, किसी शॉपकीपर को बोले हम 2 kg हमको चीनी चाहिए। क्या चाहिए? 2 kg चीनी, 2 kg शुगर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखने के लिए 2 kg आया। तो 2 क्या हो गया? वैल्यू हो गया। 2 क्या हो गया? वैल्यू हो गया, जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और शुगर को मेजर किया गया है, वो टर्म कौन सा है, वो स्केल कौन सा है, किस स्केल में मेजर किया गया है? केजी में मेजर किया गया है। तो ये केजी हो गया मास का यूनिट। तो देखिए वैल्यू और यूनिट के टर्म में फिजिकल क्वांटिटी को इनिशियली दौर में डिफाइन किया गया था। लेकिन जैसे जैसे डेवलप होते गया तो बाद में देखा गया क्या, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिसको मास और जिसको डिफाइन करने के लिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे है जिसको डिफाइन करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के अलावा कुछ और थर्ड टाइप का चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ती है। मतलब बाद में क्या देखा गया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बाद में देखा गया, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी इन्वेंशन हुए जिसको अगर डिफाइन हमको करना है तो उसका वैल्यू और यूनिट के अलावा उसमें डायरेक्शन भी नीडेड है। उसमें क्या नीडेड है? ज़रूरत डायरेक्शन का भी है। तब वहाँ पे क्या आया? वेक्टर का नीड पड़ा। वहाँ पे क्या पड़ा? वेक्टर का नीड पड़ा। तब क्या वहाँ पे साइंटिस्ट सोचे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है इसको 2 कैटेगरी में आप रख सकते हो। एक कैटेगरी जिसका सिर्फ वैल्यू हो, एक कैटेगरी जिसका वैल्यू प्लस डायरेक्शन हो। तो जिसमें वैल्यू प्लस डायरेक्शन होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसका ओनली क्या होता है? ओनली वैल्यू होता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे बाद में क्या देखा गया, बाद में क्यों जरूरत पड़ा डायरेक्शन का। देखिए जैसे सपोज ये है राम राम यहाँ पे है, इसको जाना है, इसको एक फ्रेंड से ये पूछा किसी, देखो मेरा घर यहाँ है, मेरे घर से एक हमको सुधा डेयरी जाना है, मेरे घर से सुधा डेयरी जाना है, तो कितना हमको जाना पड़ेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट चलना पड़ेगा। तो इनके फ्रेंड जो थे सोहन क्या बताया राम को, देखो ऐसा है, अगर आपको इस लोकेशन से आपको सुधा डेयरी जाना है तो 5 मीटर जाना पड़ेगा। कितने मीटर जाना पड़ेगा? 5 मीटर। तो ये राम जो है 5 मीटर इधर भी जा सकता है, 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 किसी डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसको सुधा डेयरी ढूंढने के लिए
हर डायरेक्शन में चलना पड़ेगा तब मिलेगा। लेकिन यही राम क्या था, इंटेलिजेंट था, थोड़ा ब्रिलियंट था। तो राम क्या बोला सोहन को, अच्छा ये बताओ 5 मीटर आपने बोला, यहाँ से 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट पे है, ठीक है, यहाँ से 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, आप डायरेक्शन भी बताओ। तो ये कहा क्या, 5 मीटर, मेरे घर से 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में आपको सुधा डेयरी मिलेगा। तो 5 मीटर ये चला और नॉर्थ डायरेक्शन में जैसे ही गया 5 मीटर, तो यहाँ पे एक सुधा डेयरी, यहाँ पे सुधा डेयरी मिलेगा, सुधा डेयरी मिल गया। तो ये कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे राम को सुधा डेयरी ढूंढने में कब सहूलियत हुआ, जब डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डायरेक्शन भी जब बताया गया तब ये आसानी से ढूंढ लिया। अदरवाइज इस लोकेशन से 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी कहीं किसी डायरेक्शन में जा सकता था। लेकिन जब इसको बताया सोहन, देखो तुम अपने घर से 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ, किस डायरेक्शन में जाओ, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, 5 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर नॉर्थ। यहाँ पे देखिए 5 बता रहा है वैल्यू, 5 क्या बता रहा है, वैल्यू, जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मीटर बता रहा है क्या, यूनिट, यानी डिस्प्लेसमेंट को किस मीटर में मेजर किया गया है। और ये नॉर्थ बता रहा है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मेरे कहने का मतलब है, बाद में देखा गया जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको अगर डिफाइन करना है तो इसमें वैल्यू और यूनिट के अलावा कभी कभी डायरेक्शन भी जरूरत पड़ता था। डायरेक्शन कब पड़ता था, जब कभी भी वेक्टर क्वांटिटी पिक्चर में आया, जब कभी वेक्टर क्वांटिटी हमको दिखा, तब वहाँ पे वैल्यू यूनिट के साथ साथ एक डायरेक्शन भी ज़रूरत है। तब उस केस में आपको क्या डायरेक्शन का नीड पड़ा। तब जो है साइंटिस्ट जो बताया क्या, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप 2 टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 वेक्टर क्वांटिटी, नंबर 2 स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर किसको बोलेंगे, स्केलर किसको बोलेंगे। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी जो भी होते हैं इसका वैल्यू भी कुछ ना कुछ होता है, एज वेल एज इसका डायरेक्शन भी होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी न किसी डायरेक्शन में भी होता है। उसके बाद जो भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन नीडेड नहीं है। सपोज कैसे नीडेड नहीं है, आप एक शॉपकीपर के पास गए, आप एक दुकानदार के पास गए और आपने बोला क्या दुकानदार को, मेरे 2 केजी राइस चाहिए, मेरे कितना चाहिए, 2 केजी राइस चाहिए। ठीक है, दुकानदार 2 केजी राइस तौल लिया। तौलने के बाद वेट करने के बाद वो क्या कर रहा है, 2 केजी राइस के अपना मेजर क्या किया, मास ले लिया, 2 केजी राइस का ले लिया, उठा लिया अपने शॉप से। उसके बाद आपको दुकानदार चाहे तो वो आगे से दे आपको, चाहे किसी लेफ्ट डायरेक्शन से ऐसे करके दे, चाहे राइट ऐसे करके दे, या ऊपर से ऐसे करके दे, किसी डायरेक्शन से अगर आपको देंगे वो, तो 2 केजी राइस, 2 ही केजी राइस आपको मिलेगा। कभी भी 2 के बदले 3 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो राइस जो है, राइस को मेजर किया गया, एक मास है, इसको केजी में मेजर किया। तो केजी जो होता है, मास जो होता है, मास कहे तो मास आता है स्केलर क्वांटिटी के अंदर। मास किसके अंदर आता है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर। तो मास में कोई डायरेक्शन नीडेड नहीं है। लेकिन क्या हुआ, आप जो है, आप अपने बाइक लगा करके यहाँ पे, जैसे सपोज हम बाइक लगा कर यहाँ पे हैं, रुके हुए हैं, हम अपने फ्रेंड को बोले क्या, हमको धक्का दे करके स्टार्ट करो, 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो हम क्या होंगे, चलना शुरू कर देंगे। तो मेरे दोस्त क्या किया, हमको 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दिया। इधर से जैसे लगाएगा हम बाइक लेकर इधर धड़ाम से गिर जाएंगे। वो क्या किया, आगे से लगा दिया, आगे से जैसे लगाएगा तो हम पीछे चलना शुरू कर देंगे, फिर मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। फिर एक इधर से आया, तीसरी बार में इधर से आया, इधर से इधर धकेल दिया, हम इधर गिर गए। लेकिन अगर हमको बाइक को चलाना है, हम इस डायरेक्शन में है, तो क्या हमारे दोस्त को 10 न्यूटन का फोर्स लगाना जो होगा वो मेरे पीछे से क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, पीछे से धक्का देना पड़ेगा 10 न्यूटन का। तो देखिए 10 ही न्यूटन का फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो हम इधर गिर रहे हैं, इधर से लगा रहा है इधर गिर रहे हैं, पीछे से लगाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो 10 ही न्यूटन का फोर्स है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के बाद इसका इफेक्ट चेंज हो रहा है। जैसे डायरेक्शन चेंज किया तो इसका इफेक्ट चेंज हो रहा है। जब कभी भी इस तरह चीज हो, डायरेक्शन चेंज करने से इफेक्ट चेंज हो जाए, तब वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। कौन सा क्वांटिटी हो जाता है, वेक्टर। क्योंकि यहाँ डायरेक्शन मैटर करना शुरू कर दिया, डायरेक्शन जैसे ही चेंज कर रहे हैं तो वेक्टर ही कंप्लीट चेंज कर रहा है। तो ये हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल है, जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद एस्केलेशन है, फोर्स है, टॉर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब मोमेंटम है, ये सब जितने भी चीज़ है सभी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर रखा गया है। ठीक है, ये सभी चीज़ के लिए डायरेक्शन मैटर करता है। और एक बात, वेक्टर क्वांटिटी ये जो है ये किस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। वेक्टर क्वांटिटी किसको फॉलो करेगा? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी जो है, स्केलर क्वांटिटी सिंपल ऑर्डिनरी रूल को फॉलो करता है। किस रूल को? ऑर्डिनरी रूल ऑफ एलजेब्रा या ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एलजेब्रा को फॉलो करता है। इसमें कोई डायरेक्शन देखना तो है नहीं, इसमें डायरेक्शन तो होता है नहीं। स्केलर क्वांटिटी का ओनली वैल्यू होता है और जिस यूनिट में इसको मेजर करते हैं वो यूनिट आता है, डायरेक्शन तो जरूरत है नहीं। इसी वजह से ये एक सिंपल क्या होता है, एलजेब्रा, ऑर्डिनरी एलजेब्रा को फॉलो करके इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें देखिए मास आता है, डेंसिटी आता है, वॉल्यूम आता है, वर्क आता है, टेम्परेचर आता है। जैसे टेम्परेचर, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको पूछे वॉल्यूम, इस रूम का वॉल्यूम कितना है, जिस रूम में हम अभी लेक्चर शूट कर रहे हैं, इसका रूम का वॉल्यूम कितना होगा? अगर कहा जाए लेट अस एज्यूम 100 मीटर क्यूब है, लेट अस एज्यूम, इतना है कि नहीं, मान के चलिए इतना है, 100 वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब में होता है, तो 100 मीटर क्यूब है, तो ये डायरेक्शन नहीं बताएगा 100 मीटर क्यूब इस डायरेक्शन में इतना वॉल्यूम है, इस डायरेक्शन में इतना वॉल्यूम है, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज करेगा, ये नहीं होगा, इसमें डायरेक्शन तो है ही नहीं। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे, मेजर किया, देखा क्या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये नहीं बताएगा किस डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर 98 है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है तो है, पूरे कंप्लीट का है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो है इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है, तो डायरेक्शन टेम्परेचर के लिए भी मैटर नहीं कर रहा है। देखिए एक और क्वांटिटी होते हैं, थर्ड टाइप के क्वांटिटी, जहाँ पे डायरेक्शन मैटर करते हैं बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। डायरेक्शन कंसीडर किया जाता है बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होते हैं, वो आप जानते भी है। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में देखिए, करंट का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है, तो अगर आपसे पूछेगा करंट किस डायरेक्शन में, I1 किस डायरेक्शन में है और I2 किस डायरेक्शन में है, तो आप कहोगे सर I1 इधर है, I2 इधर है। यहाँ तो डायरेक्शन मैटर कर रहा है, तो क्या ये करंट वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा? नो, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। तब है क्या सर? यहाँ तो डायरेक्शन भी है, वैल्यू भी है, तो क्या होगा क्या? तो कहेंगे ये जो है करंट जो क्या होगा? टेंसर क्वांटिटी होगा। क्या कहा गया? कभी कभी क्या होता है, वैल्यू और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी वो मैटर करता है बट वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वेक्टर क्वांटिटी के लिए कंडीशन क्या है? वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, बट यहाँ पे करंट जो होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, बट यहाँ पे डायरेक्शन है, इसी वजह से ना तो इसको स्केलर में रखा गया ना वेक्टर में रखा गया, इसको थर्ड टाइप का क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी में रखा गया, जो हायर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये समझिए, तो ये हो गया। ये इतना पढ़ने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं वेक्टर में। देखिए क्या होता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये देखेंगे हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ताकि आपको क्या होगा सही से समझ में आए। ओके, अब देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखते हैं ये स्लाइड, ये सेकेंड स्लाइड देखते हैं, सेकेंड स्लाइड। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अ लाइन विद एरो, एक लाइन उसको एरो लगा देंगे, इस तरह से फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ये लाइन है, इसमें हेड पे यहाँ पे एरो है, तो ये जो होता है टेल, इसको बोलते हैं पूंछ, टेल, ये होता है हेड। तो वेक्टर को एक लाइन विद एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, वेक्टर की लेंथ, ये देखिए लाइन, टेल और हेड के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उस वेक्टर का वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, जिसका जितना कम होगा उतना कम होगा। तो याद रखिएगा, लेंथ ऑफ एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखिए दोनों का बीच का लेंथ ये हुआ, लेंथ जो है अगर जितना ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, तो लिखा लेंथ ऑफ एरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेलोसिटी है, v1 है, v1 देखिए रिप्रेजेंट किया गया इस डायरेक्शन में, इतना बड़ा लेंथ का है। v2 है 5 मीटर पर सेकेंड, इसी डायरेक्शन में है, लेकिन देखिए इसका लाइन की लंबाई क्या किया, बड़ा किया गया। क्यों? चूंकि इसका वैल्यू बड़ा है, मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो इसका लंबाई भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो क्या बोलेंगे, लेंथ जितना बड़ा उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर रिप्रेजेंट करना है, मैग्नीट्यूड को आपको दिखाना है, तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अगर कभी मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन को छोड़ करके सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी का हम पहले से जानते हैं, ABCD के लेटर में जितने भी होते हैं, अगर ऊपर में एरो लगा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, या नहीं तो डीप में लिखा है, ये डीप में लिखा है तो ये भी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। NCERT में जनरली डीप में लिखा जाता है, उसमें एरो नहीं रहता है।
नहीं तो एरो लगा रहा है एबीसीडी के लेटर में तब भी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, या इसको डीप में लिखेंगे तब भी वेक्टर होगा। तो समझिए, अगर इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताना होगा, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ओनली मैग्नीट्यूड बताना होगा, तो क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी को मोड से क्या करेंगे, घेर देंगे, ये मॉडुलस के अंदर बंद कर देंगे। जैसे मॉडुलस के अंदर बंद कर देंगे तो इसका मतलब हुआ ओनली वैल्यू बताना है आपको, डायरेक्शन नहीं कंसीडर करना है। या नहीं तो क्या कीजिए, वेक्टर के ऊपर से ये लाइन जो है, लाइन को रिमूव कर दीजिए, तब भी वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वेक्टर के ऊपर में ये एरो है ना, इसको रिमूव कर दीजिए, तब भी वो मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट है, इसका मतलब ये फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो वेक्टर में देखिए ये वैल्यू भी है, ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक हो गया वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया वैल्यू, ये हुआ टुवर्ड्स ईस्ट, ये हो गया डायरेक्शन, ये क्या हो गया डायरेक्शन, ये क्या हो गया डायरेक्शन। तो आप याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर लिखना है तो वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करना होता है। बट अगर आपको यहाँ बोले फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखिए, तो बताएं सर मैग्नीट्यूड लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, मॉडुलस के अंदर बंद करना पड़ता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए। तो बंद कर दिए और बता दिए 5 न्यूटन। सिर्फ वैल्यू लिखना है तो वैल्यू लिखे, डायरेक्शन नहीं लिखें। लेकिन अगर डायरेक्शन बताना होगा, इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स ईस्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया, कभी भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका आपको क्या बताना होगा, वैल्यू भी बताना होगा, है डायरेक्शन भी बताना होता है। अगर ओनली वैल्यू के लिए कंसीडर करते हैं तो ओनली वैल्यू के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ वैल्यू 5 लिखना पड़ेगा, बट डायरेक्शन के लिए अलग अलग केस में अलग अलग करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे।